आरएसएस का विस्तार एक ऐसे संगठन का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो केंद्र के बिना भी समन्वित रह सकता है। यह संभव हुआ क्योंकि समन्वय आदेशों से नहीं बल्कि साझा प्रक्रिया से उत्पन्न होता था। शाखा की दिनचर्या हर स्थान पर समान मूल्यों को जीवित रखती थी। केंद्र का अभाव अराजकता नहीं बना क्योंकि स्वयंसेवकों के लिए यह स्पष्ट था कि क्या अपरिवर्तनीय है। अनुशासन, समानता, सेवा। और क्या परिवर्तनीय? समय, स्थान, स्थानीय रूप। इस स्पष्टता ने संगठन को स्वतंत्रता और स्थिरता दोनों दी। यह मॉडल पारंपरिक संगठनों के विपरीत था, जहां नियंत्रण केंद्र से होता है। आरएसएस में नियंत्रण प्रक्रिया के भीतर था। यही कारण है कि संगठन विस्तार के साथ साथ बिखरा नहीं, बल्कि अधिक सुसंगठित होता गया। इस चरण में आरएसएस ने यह सिद्ध कर दिया कि संगठनात्मक एकता के लिए भारी ढांचे आवश्यक नहीं। यदि मूल संस्कार स्पष्ट हो, तो संगठन स्वयं को समन्वित रख सकता है। आरएसएस के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सामाजिक स्तर पर दिखाई देने लगा। जहां-जहां शाखाएं लगीं, वहां स्थानीय समाज में अनुशासन, सहयोग और सेवा की छोटी-छोटी पहलें दिखने लगीं। ये पहलें बड़े आंदोलन नहीं थीं, परंतु उनके प्रभाव स्थायी थे। शाखा के माध्यम से स्वयंसेवक समाज के दैनिक जीवन में शामिल हुए, विद्यालयों, मोहल्लों और कार्यस्थलों में। यह उपस्थिति किसी पहचान के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने के लिए थी। इसी कारण आरएसएस का प्रभाव धीरे धीरे पर गहराई से बढ़ा। यह सामाजिक प्रभाव संगठन की सबसे बड़ी पूंजी बना। आरएसएस किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि समाज के भीतर से उभरती प्रक्रिया की तरह पहचाना जाने लगा। यही पहचान आगे चलकर संगठन को बड़े संकटों का सामना करने में सक्षम बनाती है। 1920 के दशक के उत्तरार्ध तक आरएसएस का विस्तार एक नए चरण में प्रवेश करने लगा। प्रारंभिक प्रयोगों और अनियमितताओं के बाद कई स्थानों पर शाखाएं नियमित होने लगीं। यह परिपक्वता किसी निर्देश या लक्ष्य निर्धारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि निरंतर अभ्यास और स्थानीय स्वीकृति से उत्पन्न हुई थी। जहां शाखा समाज के दैनिक जीवन से जुड़ पाई, वहां उसकी स्थिरता बढ़ी। इस चरण में आरएसएस ने विस्तार की गति से अधिक उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया। संगठन के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि कितनी शाखाएं खुलीं, बल्कि यह कि वे किस प्रकार जड़ें जमा रही हैं। यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में विस्तार धीमा रहा, पर जहां हुआ, वहां टिकाऊ सिद्ध हुआ। परिपक्वता का एक संकेत यह भी था कि स्वयंसेवकों के बीच दायित्वबोध बढ़ा। शाखा अब केवल अभ्यास का स्थान नहीं रही, वह स्थानीय सामाजिक गतिविधियों का संदर्भ बिंदु बनने लगी। यह परिवर्तन संगठन को अगले चरण, व्यापक सामाजिक सहभागिता के लिए तैयार कर रहा था। विस्तार के साथ साथ नेतृत्व का प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से सामने आया। आरएसएस में नेतृत्व का निर्माण नियुक्तियों से नहीं, बल्कि प्रक्रिया से होता था। जहां शाखाएं नियमित हुईं, वहां कुछ स्वयंसेवक स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शक बनकर उभरे, अपने आचरण, अनुशासन और सेवा के कारण। यह नेतृत्व किसी पद का परिणाम नहीं था। उसे कोई औपचारिक अधिकार नहीं दिया गया, फिर भी वह स्वीकार्य बना। यह स्वीकार्यता विश्वास से आती थी, न कि आदेश से। यही आरएसएस की संगठनात्मक विशेषता थी। नेतृत्व व्यक्ति के भीतर से उभरता था, संगठन द्वारा थोपा नहीं जाता था। इस उभरते नेतृत्व ने विस्तार को दिशा दी। नए क्षेत्रों में शाखाएं लगाते समय ये स्वयंसेवक स्थानीय परिस्थितियों को समझने और उसी के अनुसार कार्य करने में सक्षम थे। इससे संगठन का स्वरूप एकरूप होते हुए भी लचीला बना रहा। आरएसएस का विस्तार केवल सफलताओं की कहानी नहीं था। कई स्थानों पर प्रयास असफल भी हुए। कहीं शाखाएं बंद हो गईं, कहीं संख्या नहीं बढ़ पाई।
संगठन ने इन स्थितियों को विफलता के रूप में नहीं, बल्कि आत्ममूल्यांकन के अवसर के रूप में देखा। आरएसएस की एक विशेषता यह थी कि वह अपने अनुभवों से सीखता था। यदि किसी स्थान पर शाखा नहीं चल पाई, तो संगठन ने यह प्रश्न किया, क्या प्रक्रिया सही थी? क्या स्थानीय समाज से जुड़ाव पर्याप्त था? यह आत्मविश्लेषण संगठन को परिपक्व बनाता गया। यह दृष्टिकोण आरएसएस को आत्ममुग्ध होने से बचाता था। संगठन जानता था कि विस्तार का अर्थ केवल बढ़ना नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ना है। सीमाओं की यह स्वीकृति आगे चलकर संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता का आधार बनी। 1930 के दशक की शुरुआत तक आरएसएस कई स्थानों पर सक्रिय हो चुका था। भौगोलिक रूप से यह एक बहुस्थानीय संगठन बन रहा था, पर वैचारिक रूप से उसकी एकता बनी रही। इसका कारण था शाखा की समान प्रक्रिया और मूल संस्कार। जहां भी शाखा लगी, वहां अनुशासन, समानता और सेवा का वही अभ्यास हुआ। स्थानीय रूप भिन्न हो सकते थे, पर मूल मूल्य अपरिवर्तित रहे। इस संतुलन ने संगठन को विविधताओं के बीच भी एक बनाए रखा। यह वैचारिक एकता किसी लिखित घोषणापत्र से नहीं, बल्कि साझा अनुभव से उत्पन्न हुई। स्वयंसेवकों के बीच संवाद और संपर्क ने इस एकता को मजबूत किया। यही कारण है कि संगठन का विस्तार बिखराव में नहीं बदला। एपिसोड 5 के इस चरण में आरएसएस विस्तार की प्रारंभिक अवस्था से आगे बढ़कर एक परिपक्व संगठन के रूप में उभरता दिखाई देता है। शाखा की प्रक्रिया स्थिर हो चुकी थी, नेतृत्व उभर चुका था और संगठन अपनी सीमाओं को पहचानने लगा था। यह सब मिलकर आरएसएस को अगले, अधिक चुनौतीपूर्ण चरण के लिए तैयार कर रहा था। आने वाले वर्षों में आरएसएस को केवल विस्तार नहीं, बल्कि बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का सामना करना था। संगठन की यह मौन, अनुशासित और विश्वासाधारित संरचना ही उसे उन चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगी। अगली स्लाइडों में हम देखेंगे कि यह विस्तार किन नए संदर्भों से टकराया और कैसे आरएसएस ने अपनी पहचान बनाए रखते हुए समय की कसौटी पर स्वयं को परखा। जब आरएसएस नागपुर से बाहर विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित होने लगा, तो उसके प्रति समाज की प्रतिक्रिया एकरूप नहीं थी। कहीं जिज्ञासा थी, कहीं संदेह और कहीं मौन स्वीकार्यता। यह स्वाभाविक था, क्योंकि आरएसएस की कार्यशैली पारंपरिक संगठनों से भिन्न थी। न कोई प्रचार, न औपचारिक सदस्यता और न ही सार्वजनिक घोषणाएं। ऐसे में समाज को संगठन को समझने में समय लगा। शाखा की नियमितता और स्वयंसेवकों का आचरण धीरे धीरे पहचान का आधार बना। जहां स्वयंसेवक स्थानीय जीवन में अनुशासन, सहयोग और सेवा के उदाहरण प्रस्तुत करते, वहां आरएसएस को एक जिम्मेदार सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा। यह पहचान किसी अभियान से नहीं, बल्कि अनुभव से बनी। कई स्थानों पर प्रारंभिक गलतफहमियां भी रहीं। अनुशासन और मौन को कठोरता समझा गया, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि शाखा किसी बाहरी शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि स्थानीय समाज से ही निकलती है। यही स्पष्टता आरएसएस की स्वीकार्यता बढ़ाने लगी। इस चरण में संगठन ने समाज की प्रतिक्रिया को निर्देश नहीं, बल्कि संकेत की तरह लिया। कहाँ धैर्य चाहिए, कहाँ संवाद और कहाँ केवल निरंतरता। यही संतुलन आरएसएस को आगे बढ़ाता गया। आरएसएस के विस्तार का एक अनिवार्य तत्व था धैर्य। संगठन ने कभी यह अपेक्षा नहीं की कि समाज तुरंत उसे स्वीकार कर ले। शाखा का दर्शन ही दीर्घकालिक था। यही कारण है कि आरएसएस ने समय को अपना विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी माना। जहां जहां शाखाएं लगीं, वहां संगठन ने स्वयं को समाज पर थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने पहले सुना, समझा और फिर धीरे धीरे जुड़ाव बनाया। यह धैर्य संगठन को अस्थायी लोकप्रियता से वंचित कर सकता था, परंतु स्थायी स्वीकृति देता था। धैर्य का यह अभ्यास स्वयंसेवकों के व्यवहार में भी दिखता था।
वे परिणामों की जल्दबाजी में नहीं थे। शाखा की निरंतरता ही उनके लिए पर्याप्त थी। यह मानसिकता संगठन को उतार चढ़ाव से सुरक्षित रखती थी। इस दृष्टिकोण ने आरएसएस को एक ऐसा संगठन बनाया जो संकटों में भी विचलित नहीं होता। समय के साथ यही धैर्य उसकी सबसे बड़ी रणनीति सिद्ध हुआ। आरएसएस के विस्तार की प्रक्रिया ने संगठन को यह भी सिखाया कि हर स्थान पर समान गति संभव नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में सामाजिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, कहीं सांस्कृतिक दूरी थी तो कहीं संसाधनों का अभाव। संगठन ने इन सीमाओं को स्वीकार किया। आरएसएस ने यह समझा कि विस्तार का अर्थ हर जगह पहुंचना नहीं, बल्कि जहां पहुंचा जाए वहां सार्थक रूप से जुड़ना है। यह संतुलन संगठन को आत्मसंयम सिखाता गया। शाखा की प्रक्रिया ने स्वयंसेवकों को यह विवेक दिया कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। यह आत्मनियंत्रण आरएसएस को अतिविस्तार से बचाता रहा। संगठन जानता था कि बिना जड़ों के फैलाव स्थायी नहीं होता, इसलिए उसने अपनी सीमाओं को कमजोरी नहीं बल्कि संगठनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप में देखा। 1930 के दशक के मध्य तक आरएसएस एक ऐसे चरण में पहुंच चुका था जहां वह नागपुर केंद्रित संगठन नहीं रह गया था। वह कई स्थानों पर उपस्थित था, परंतु किसी एक केंद्र पर निर्भर नहीं। यह एक मौन अखिल भारतीय उपस्थिति की शुरुआत थी। यह उपस्थिति किसी मानचित्र पर खींची गई सीमाओं से नहीं, बल्कि साझा संस्कारों से परिभाषित थी। शाखा की प्रक्रिया हर स्थान पर समान थी और यही समानता संगठन को एक सूत्र में बांधती थी। आरएसएस का यह स्वरूप बिना प्रचार, बिना सत्ता, भारतीय सामाजिक परंपरा से गहराई से जुड़ा था। यह संगठन समाज के भीतर रहकर काम कर रहा था, न कि उसके ऊपर। यही कारण है कि उसकी उपस्थिति धीरे धीरे पर गहराई से महसूस की जाने लगी। एपिसोड 5 के अंत तक आरएसएस विस्तार की प्रारंभिक यात्रा पूरी कर चुका था। शाखा की प्रक्रिया स्थिर थी, संगठन बहुस्थानीय बन चुका था और समाज के साथ उसका संबंध गहराता जा रहा था। परंतु आने वाले वर्षों में चुनौतियां और अधिक जटिल होने वाली थीं। 1930 के दशक का उत्तरार्ध और 1940 का दशक भारत के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। राजनीतिक उथल-पुथल, सामाजिक तनाव और ऐतिहासिक संकट, इन सब का प्रभाव आरएसएस पर भी पड़ना था। संगठन की अब तक की मौन, अनुशासित संरचना ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आरएसएस ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया, कैसे शाखा संकट के समय संगठन की स्थिरता बनी और कैसे मौन प्रक्रिया ने बड़े इतिहास में अपनी भूमिका निभाई। यहीं से शुरू होती है अगली कहानी। इतिहास की ऐसी ही अनकही परतों को समझने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही शोधाधारित ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल @RSS अनटोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।